हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट सीरीज, जिसमें से आपके पूरे सिलेबस के बारे में बात करें तो साइंस यानी विज्ञान विषय का पेपर जो होता है 100 नंबर का होता है, जिसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। कहने का तात्पर्य 30 नंबर आपको कॉलेज से मिल जाएंगे। उसके बाद 70 नंबर का पेपर आता है। 70 नंबर में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है ना। तो 20 नंबर में आप कैसे 20 में 20 कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। अगर आप हमारी सारी वीडियो को विधिवत तरीके से यानी चैप्टर वाइज सीरीज लेकर के आए हैं, प्रत्येक चैप्टर की डेली एक सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें से जिनको देखने पर आप हम गारंटी देते हैं आपको 20 में से 20 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की टेस्ट सीरीज, ये सीरीज अभी इस टाइम जो लेकर गए हैं, इस सीरीज़ का पहला सेट है सीरीज 1 MCQS, ठीक है ना, जिसमें जो भी प्रश्न दिए जाएंगे वो चैप्टर वाइज दिए जाएंगे। सबसे पहले हम MCQS टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे प्रत्येक चैप्टर की, और कोशिश ये करेंगे एक दिन में दो टेस्ट सीरीज आ जाए, यानी ये आपका जो सिलेबस है वो 5 से 6 दिन में कवर हो जाएगा MCQS का। ये सारी वीडियो अगर आप हमारी सारी वीडियो देख लेते हैं, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके 20 में से ऑब्जेक्ट में 20 नंबर मिलेंगे। उसके बाद हम आपके लिए अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न की टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारी वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं, जो परीक्षा आपकी 29 फरवरी 2024 को प्रथम पाली में 8:30 बजे से 11:15 बजे के बीच होगी, उसके लिए हम टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। साइंस सब्जेक्ट यानी कक्षा 10 विषय विज्ञान, और जिसमें से आप 70 में से 20 की गारंटी देते हैं अगर हमारी सारी वीडियो देख लेते हैं, ठीक है ना। और चैप्टर वाइज जितने चैप्टर हैं उतनी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी, और उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन के आंसर भी होंगे, ठीक है, किस तरीक़ा से। और अगर हम धीरे धीरे करके स्लोली मोशन में आप वीडियो को पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है, इस तरीक़ा से तैयार किया गया जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, भाई बहन, दोस्त कक्षा 10 की परीक्षा यानी बोर्ड की कक्षा 10 क्लास 10th यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहा है विषय साइंस, तो उनको ये टेस्ट सीरीज़ फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं, और चैनल को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है ना। तो चलो हम टेस्ट सीरीज़ को शुरू करते हैं, और वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। पहला प्रश्न है, प्रकाश किस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। पहला प्रश्न है आपका, प्रकाश किस तरंग उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैंगनी तरंग का, पराश्रव्य तरंग का। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल या उत्तल और अवतल दोनों, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अवतल होता है। अगला है, प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम हैं, 1, 2, 3 या 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है ना। अगला, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा बनेगा, या वास्तविक और सीधा बनेगा, या आभासी और सीधा बनेगा, या फिर आभासी और उल्टा बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगला प्रश्न है आपका, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल, या फिर उत्तल या अवतल दोनों। तो इसका आपका सही आंसर होगा अवतल का यूज होता है दाढ़ी बनाने में। अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, +8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर, या -16 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा +16 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल में, अवतल में, उत्तल में। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का,
या फिर उत्तल दर्पण का, या इनमें से सभी का। तो ये अवतल दर्पण का यूज करता है जो दांत में किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है तो उसको बढ़ा करके जूम करके देखने के लिए। ठीक है ना। अगला, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, या फिर आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गोली दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, या गोली दर्पण का द्वारक। तो ये कहलाता है गोली दर्पण का द्वारक। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसी चीज में और देखेंगे इसके जो अगले प्रश्न है सीरीज के। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो आपके भी यूट्यूब चैनल लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करती है, परावर्तित करे, अपवर्तित करे, या परावर्तित या अपवर्तित दोनों करे। तो इसका सही आंसर होगा तभी हम देख पाते हैं जब प्रकाश वस्तु को जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आपका। तो अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है ना। अगला है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, मतलब वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है, या छोटा बनता है। तो उसकी बात करेंगे तो प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 एंगल का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका अपरावर्तन कोण होगा। 60 एंगल, 30 एंगल, 45 एंगल, या 90 एंगल, यानी अंश। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा 60। ठीक है ना। अभी अब देखा आपतन बराबर परावर्तन, तो आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर कहना कठिन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण होगा या है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल या उत्तल दोनों। तो सही मायने में कहेंगे तो ये समतल या उत्तल हो जाएगा। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? समतल में, अवतल में, समतल या अवतल दोनों में, या फिर सभी दर्पणों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समतल दर्पण। ठीक है ना। अगला है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अंतता के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव तथा फोकस के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या समतल उत्तल दर्पण, यानी दोनों। तो इसका सही आंसर वो होगा अवतल दर्पण। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लाभ उठा सकें। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगली सीरीज को हम शुरू करते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? केवल समतल दर्पण में, ठीक है ना, या केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, या तीनों प्रकार के दर्पणों में। तो इसका सही आंसर होगा तीनों प्रकार के दर्पणों में। अगला प्रश्न है आपका, उत्तल दर्पण में बाह्य परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होती हैं? अभिसारित होती हैं, अपसारित होती हैं, समांतर हो जाती हैं, या अपसारित होने लगती हैं। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर अपसारित होने लगती हैं।
ये वाला डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत में समांतर किरणपुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ए बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी यानी काल्पनिक और बड़ा, आभासी और छोटा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आभासी यानी काल्पनिक और बड़ा। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक पतला लेंस। अब ये समझते होंगे जो गाड़ी चलाते हैं उसके सामने साइड में जो लगा रहता है, पीछे देखते हो क्या लगा रहता है, ठीक है ना। तो कौन सा लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला प्रश्न है, गोली दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? ध्रुव के, फोकस के, वक्रता केंद्र के, किसी भी नियत बिंदु के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ध्रुव के। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर या फिर अनंत पर? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका अनंत पर बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, ए बी दोनों से या फिर उत्तल दर्पण से? तो ये उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है या फिर बराबर होती है? ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा कैसी होती है, वो आधी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये देखेंगे, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? समतल में, अवतल में, उत्तल में, समतल तथा उत्तल दोनों में। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा समतल तथा उत्तल। अगला है, हमारी आँखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएं होती हैं दीप्त, प्रदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रदीप और दीप्त का एक ही मतलब होता है, जो देखी जा सकती हैं, ठीक है ना, वो दीप्त कहलाती हैं, और जो नहीं देखी जा सकती अदीप्त कहलाती हैं। चलो इसका सी लॉक कर देते हैं, सी सही आंसर है, दीप्त या प्रदीप्त। अगला आपका प्रश्न है, ईंट है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी पदार्थ, उनमें से कोई नहीं। तो भाई जिसको जिसको दिखाई दे आर पार दिखाई दे पारदर्शी, आर पार दिखाई न दे अपारदर्शी, पारभासी जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। ठीक है ना, तो इसका अपारदर्शी होती है ईंट, सब जानते ही हैं, बी लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखाई देगा? ठीक है, उसका दूना कर दीजिए। 3 मीटर प्रति सेकंड, 1.5 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड या फिर 4 मीटर प्रति सेकंड। तो सी लॉक कर दीजिए 6 मीटर प्रति सेकंड। चलो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 40। तो 40 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, कैसा होगा? वास्तविक और हिरासित, काल्पनिक और हिरासित, या वास्तविक और आवर्धित, या काल्पनिक और आवर्धित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक और हिरासित। अगला प्रश्न है आपका, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी तथा बराबर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आभासी तथा बराबर। अगला प्रश्न है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगनी होती है, तिगुनी होती है या फिर चौथाई होती है? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधी होती है। क्वेश्चन रिपीट हो गया। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से या सभी प्रकार के दर्पणों से? और तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में,
अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या साधारण कांच में। तो ये समतल दर्पण अवतल दर्पण में संभव है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। प्लीज़ तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाते रहें। हम आपके लिए इसी प्रकार से नई नई टेस्ट सीरीज लेकर के आते रहेंगे, जिससे रोज़ाना 2 टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे। MCQS यानी 5 दिन में आपका सिलेबस और MCQS का ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आपकी अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे, ठीक है। लास्ट में आपके लिए लगभग मान के चलिए 10 या 15 प्रश्न ऐसे लाएंगे लॉन्ग में, जिनमें से आपको गारंटी के साथ सारे प्रश्न मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल या फिर समतल या उत्तल अवतल दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सर्च लाइट होती है उसका परावर्तक सतह जो होता है कैसा होता है, आपका जो होता है अवतल होता है। चलो आगे लॉक करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होगा, सीधा होगा? सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, इनमें से सभी गलत हैं, तो वो सीधा उल्टा होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर या फिर 0। तो 1 के बराबर होता है ये। अगला है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा। सीधा और उल्टा दोनों, इनमें से सभी गलत हैं, तो हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, ठीक है ना। अगला है, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है उत्तल अवतल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वही उत्तल होता है, कितनी बताया, गाड़ी में से पहले आया। या साइड मिरर लगाते हैं जो लोग, पीछे साइड देखते हैं, वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। चलो, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपरोक्त सभी। तो भाई जब भी प्रकाश चलता है तो हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है, औंधा होता है, उल्टा होता है या तिरछा होता है, तो हमेशा सीधा होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस पर, फोकस के अंदर, वक्रता केंद्र से परे, या फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा, फोकस के अंदर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, परावैंगनी तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का या पराश्रव्य तरंग का। अभी प्रश्न ये रिपीट हुआ, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। और आपका अगला प्रश्न है, अब सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या परावलयिक दर्पण का। तो ये अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और तब तक अगली वीडियो का इंतज़ार कर लिए, हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर के आएंगे। जितने चैप्टर हैं उनमें से हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव में 20 के 20 प्रश्न मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर हमारी सारी वीडियो देखते हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको 70 में से 70 नंबर मिलेंगे, अगर सारी वीडियो को विधिवत तरीके से देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए इंतजार करिए, इस वीडियो को रिवाइज़ करिए। इसी के साथ हम MCQS की टेस्ट सीरीज 2 लेकर के आएंगे, जिसमें से जो चैप्टर वाइज होगी, ठीक है ना। ये चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन। इसी के क्रम में हम अगली टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे चैप्टर वाइज। तब तक इस टेस्ट सीरीज को रिवाइज करिए, देखिए, और सारे प्रश्न इसी में से मिलेंगे, ठीक है। कहीं कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं, टेंशन फ्री होकर के एकदम मस्त होकर के वीडियो को देखते रहिए और लगातार। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी वीडियो को आराम से तसल्ली से के साथ देखना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको साइंस में फेल करने वाला कोई नहीं है। तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।